नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश भर में आज से जेईई की परीक्षा 2 शिफ्ट में होंगी। सुरक्षा के मानकों का पालन करते हुए परीक्षा। जेईई नीट के एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था। परीक्षा केंद्र तक लाने और वापसी ले जाने के लिए होगी फ्री व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र, कहा जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 2,828 करोड़ रुपए जल्द कराएं उपलब्ध। प्रणब मुखर्जी का दिल्ली में 2:30 बजे अंतिम संस्कार। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। कल दिल्ली के आर्मी अस्पताल में ली अंतिम सांस। गंगरेल बांध के प्रतिबंधित इलाके में पार्टी मिनी गोवा का नाम से जाना जाता है। गंगरेल बांध में होता है खूबसूरत नजारों का दीदार। हर रोज बढ़ रहे हैं कोरोना के। छत्तीसगढ़ में 1,103 नए कोरोना के मामले, 8 लोगों की मौत। सबसे अधिक रायपुर में मिले मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सियासत के शिखर पुरुष और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज आखिरी विदाई दी गई। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करी। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें नम आंखों से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रणब मुखर्जी को। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने इस बात की जानकारी दी। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर देश में शोक की लहर है। प्रणब दा का निजी जिंदगी और सियासी सफर कैसा था, आपको दिखा देते हैं। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बीरभूम में हुआ था। प्रणब मुखर्जी के पिता स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति विज्ञान और कानून की डिग्री ली। वे एक वकील और कॉलेज प्राध्यापक भी रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी को मानद लिट उपाधि भी प्राप्त है। पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। तेरह जुलाई 1957 को शुभ्रा मुखर्जी के साथ विवाह हुआ। प्रणब मुखर्जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। उन्नीस में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा गए। 5 बार राज्यसभा गए प्रणब मुखर्जी। इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते हैं प्रणब मुखर्जी। उन्नीस में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 1980 में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता बने। राजीव गांधी सरकार में 1984 में भारत के वित्त मंत्री थे। मतभेदों के कारण वित्त मंत्री का पद छोड़कर खुद की पार्टी बनाई। मतभेदों को भुलाकर कांग्रेस में फिर से वापस आए थे प्रणब मुखर्जी। 1997 में उन्हें संसद का उत्कृष्ट सांसद चुना गया था।
2004 में पश्चिम बंगाल की जहांगीरपुर से सांसद बने। 2004 से 2009 के बीच रक्षा, विदेश जैसी महत्वपूर्ण पदों पर अपनी छाप छोड़ी। जांजगीर चांपा जिले के कोविड अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती महिला की मौत हो गई। जिले में कोरोना से महिला की मौत का पहला मामला है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव 55 वर्षीय महिला को रविवार को बड़ौदा में इलाज के लिए लाया गया था। डॉक्टर के मुताबिक महिला को ऑक्सीजन की कमी थी, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर और शुगर की भी बीमारी थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसआर बंजारे ने बताया है कि महिला की स्थिति नाजुक होने के कारण उसे विशेष देखरेख में रखा गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। आप लोग तो फिर बैठेंगे नहीं लगेगा अपन खड़े खड़े बाइट अपन चलो मैं भी खड़े खड़े बिल्कुल आप लोग तो फिर बैठेंगे नहीं लगेगा अपन खड़े खड़े बाइट अपन चलो मैं भी खड़े खड़े बिल्कुल। मुंगेली के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं को नदी तालाबों में शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जित किया गया। जिले में कोविड-19 लॉकडाउन नियमों के परिपालन अनुसार सार्वजनिक जगहों पर भगवान गणेश की मूर्तियों को स्थापित करने और श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित करने की मनाही थी, जिसकी वजह से ज्यादातर श्रद्धालु भक्त अपने घर और परिवारों में ही गणेश जी की प्रतिमा मूर्तियां स्थापित की गई थी। पिछले समय हम लोग बहुत उत्साह से सबके साथ बनाते थे, लेकिन इस समय अपने परिवार के ही साथ ही गए विसर्जन करने के लिए। क्या कोरोना इसमें रहा है? कोरोना के डर से बोलो कि कुछ भी बोलो, लेकिन हम लोग अपने परिवार के साथ ही गए और अच्छे से मनाए। जांजगीर चांपा जिले में 14 वित्त की प्रतिवेदन पेश नहीं करने पर काम में लापरवाही करने वाले 3 सचिव पर निलंबन की गाज गिरी है। जिला पंचायत सीईओ ने बलौदा पंचायत के कुरमा ग्राम पंचायत सचिव बलदेव सिंह कंवर, कंडरा ग्राम पंचायत के सचिव देवेंद्र सिंह कंवर और कर्मा ग्राम पंचायत सचिव सील सर्जन को निलंबित कर दिया। जिला पंचायत सीईओ ने बताया है कि तीनों सचिव बालौदा में आयोजित बैठक में भी नदारद थे। इसके अलावा 14 वित्त की राशि के संबंध में किए गए जांच से संबंधित दस्तावेज जमा नहीं कर पाए थे, जिसके कारण तीनों के खिलाफ कार्रवाई करी गई। जिले में 14वें वित्त के अनियमितता के संबंध में जांच हो रही थी, जिसमें उन सचिवों को दस्तावेज जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था। उसके बाद भी उनके द्वारा दस्तावेज जमा नहीं किए जा रहे थे, ना ही वो बैठक में उपस्थित हो रहे थे। इस आधार पर सीओ जनपद बलौदा के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था और उसके कारण ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया है। कोरबा जिला वासियों को आवागमन की बेहतर सुविधा देने के लिए कलेक्टर किरण कौशल सड़क मरम्मत कामों को लेकर के पिछले 1 सप्ताह से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। कलेक्टर ने आज फिर से कोरबा से लेकर के छुर्री कटघोरा सुतुर्रा पाली होते हुए मुनीगढ़ी सड़क पर मरम्मत हो रहे कामों का निरीक्षण किया। उन्होंने पिछले 3 दिनों से सड़क मरम्मत के कामों पर संतोष जताया और अधिकारियों को मरम्मत का काम तेजी से करने के निर्देश जारी किए। कलेक्टर ने सड़क मरम्मत के काम को पूरी गुणवत्ता के साथ करने को कहा है, ताकि नई सड़क बनने तक लोगों को आने जाने के लिए अच्छी सड़क मिल सके। किरण कौशल ने सड़क पर बारिश के बाद धूप के कारण उड़ रही धूल को रोकने के लिए नियमित रूप से पानी के छिड़काव करने के निर्देश भी जारी किए। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में केंधई एक परिक्षेत्र में लगभग 42 हाथियों का झुंड एक साथ जंगलों के भ्रमण में निकला। गांव के लोगों में रात के समय अपने घरों के
में रात गुजारने के लिए काफी डर की स्थिति बनी रहती है। बताया जा रहा है कि इन 42 हाथियों के झुंड में एक हाथी जख्मी दिखाई दे रहा था, जिसकी मानो पीछे के बाएं पैर में चोट आई हो, जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चल रहा था। इन हाथियों को गांव से दूर रखने के लिए केंद्रीय रेंजर अश्वनी चौबे और उनकी पूरी टीम इलाज में लगी हुई है। आबकारी एवं शराब दुकान प्लेसमेंट एजेंसी के मनमानी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता मनमोहन कुर्रे ने मोर्चा खोला। 3 दिवसीय धरना में मांग नहीं मानने पर क्रमिक भूख हड़ताल का ऐलान किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से प्रिंट रेट से ज्यादा में बेचा जा रहा है। तो शराब के वहाँ सुपरवाइजर हैं और काम करने वाले हैं, उनके द्वारा गाली गलौज मार पीटे जाते हैं, ऊंचे दर में बेच रहे हैं। उसको अगर शिकायत करने पर तो हमारी मांगे हैं कि ऐसा क्यों। कांग्रेस का सरकार है, कांग्रेस सरकार को धूमिल करने के इन लोग का जो प्रयास है, षड्यंत्र है, उनके खिलाफ हमारे आवाज़ है। साथ ही आबकारी विभाग में जो विगत कई वर्षों से जमे हुए हैं यहाँ, उनको यहाँ से स्थानांतरित किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। और साथ में जितने भी जो बलौदाबाजार जिले में जितने भी शराब दुकान है, उसमें जो बाहर से आके जो वहाँ पर सुपरवाइजरी असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, उनको निकालने का ऐसे मुख्य मांगों को लेकर हमारे जाना पड़ा। कोरबा जिले की दीपिका पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बाइक चोरों को धर दबोचा। उनके पास से 3 मोटरसाइकिल भी जब्त करी गई, जो आसपास के क्षेत्रों में चुराई गई थी। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तीन बाइक चोर पकड़े गए हैं, जो यही लोकल युवा हैं। तीनों को आज गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ जो है चोरी का बाइक भी बरामद किया गया है। ये अलग अलग जगह से चोरी किए हैं। कुछ एक रायगढ़ का भी है जो बाइक चोरी हुआ है, दूसरा कुसमुंडा थाना क्षेत्र का है, और ये तीसरा तो ये अलग अलग जगहों से चोरी करके फ्रेम भी यूज़ कर रहे थे बाइक को, और इसको बेचे भी हैं। पार्टी क्यों न मनाए, जब संयम है कोतवाल तो डर किस बात का। घंघरेल बांध के गेट पर तैनात गार्ड बताते हैं कि बांध का ये क्षेत्र पिछले 2 सालों से बंद है। अंदर पार्टी कर रहे लोग इंजीनियर साहब के पहचान वाले लोग हैं, वो खुद उनको यहाँ पर लेकर आए हैं। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर प्रतिबंधित क्षेत्र में पार्टी क्यों की जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के धमंतरी जिले में स्थित गंगरेल बांध, जिसे मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के अलावा अब अन्य प्रदेशों से भी बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ के नजारों का लुत्फ उठाने के लिए पहुँचते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ आने पर जन्नत की तरह खूबसूरत नजारों का दीदार होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से गंगरेल बांध के द्वार को बंद कर दिया गया है। बंद की घोषणा सिर्फ आम लोगों के लिए है। अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और इनके रिश्तेदारों के लिए बंद गेट को खोल दिया जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये सारी बातें तो 30 अगस्त की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या में कुछ लोग गंगरेल बांध के प्रतिबंधित इलाके में पार्टी मना रहे हैं। जैसे कि कुछ भी पार्टी हो, बट हम लोग को अलाउ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर नियम है सबके लिए तो बराबर होनी चाहिए। नियम अगर होनी चाहिए सबके लिए बराबर चाहिए। पर्टिकुलर एक बंदे को अंदर या संगठित जो दोस्त लोग हैं उन लोग को जाने की, अगर जाना तो सबको एक साथ में जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बाकी सब लोग अंदर है और हम लोग बाहर। पार्टी क्यों ना मनाए, संयम है कोतवाल तो डर काहे का। गंगरेल बांध के गेट पर तैनात गार्ड बताते हैं कि बांध का ये क्षेत्र पिछले 2 सालों से बंद है। अंदर पार्टी कर रहे लोग इंजीनियर साहब के पहचान वाले लोग हैं, वो खुद उनको लेकर आए हैं। में आए हैं, मैं अधिकारियों को ऑफिस में उपस्थित करके जो है विषय के बारे में जानकारी। वह इस संबंध में जल प्रबंधन संभाग कोड नंबर 38 के कार्यपालन अभियंता यूटी राम टेकर का कहना है कि गंगरेल बांध के प्रतिबंधित क्षेत्र में जाना मना है, उसको खोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल ये बड़ा सवाल है कि आखिर प्रतिबंधित क्षेत्र में एंट्री क्यों दी गई है। धमंतरी से के न्यूज के लिए कुंदन साहू की रिपोर्ट।
बालौदा बाजार जिला के कसडोल नगर पंचायत में इंसान तो क्या अब मुर्दे भी महफूज नहीं है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। कसडोल नगर में एक ऐसा ही दिलचस्प मामला देखने को मिला जिससे कसडोल नगर में जगह जगह गली चौक चौराहों में ये चर्चा का विषय बन गया और माहौल गर्म हो गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बलौदा बाजार जिला के कसडोल नगर पंचायत में इंसान तो क्या मुर्दे भी महफूज नहीं। जी हां, आपने सही सुना। कसडोल नगर में एक ऐसा दिलचस्प मामला सामने आया जिससे कसडोल नगर में जगह जगह गली चौक चौराहों में चर्चा का विषय बनकर माहौल गर्म हो गया है। दरअसल कसडोल नगर के शमशान घाट से एक युवक की चिता जलने के बाद उसके अगले ही दिन चिता की राख और अस्थियां शमशान से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गईं। मृतक के परिजनों के द्वारा कसडोल थाने के अंतर्गत लवन पुलिस चौकी में पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज कराया है और कसडोल नगर पंचायत और कसडोल तहसीलदार से जांच की मांग की है। बता दें कि कसडोल नगर में बीते 26 अगस्त को युवक ने लंबी बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों के द्वारा पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक का अंतिम संस्कार विधि विधान से कर दिया गया था। जिसके बाद मृतक के परिजन अस्थि विसर्जन के लिए शमशान घाट अस्थि लेने दोबारा पहुंचे, लेकिन मौके पर पहुंचकर परिजनों ने देखा तो परिजनों के होश उड़ गए, क्योंकि मौके पर न ही अस्थियां थी और न ही अस्थियों की राख। परिजनों के द्वारा इस घटनाक्रम के बाद पुलिस, नगर पंचायत और राजस्व विभाग से शिकायत की गई। जैसे कि हम लोग सुबह घर वाले लोग गए, हम सभी परिवार समेत गए थे। वहाँ पे अस्त व्यस्त ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए गए थे। तो वहाँ पे जाके देखे पूरा सब कोई भी एक राग भी नहीं था वहाँ पे। अच्छा, राख अस्थियाँ कुछ नहीं थी? कुछ भी नहीं था। संबंध में मुझे जानकारी मिली है। एक्चुअली जो हमारा मुक्ति धाम बना हुआ है वो एक दो जगह से, एक तो वहाँ पे कोई भी एंट्री कर सकता है, खुली जगह है, और दूसरी बात यह है कि अगर पूरे चारों तरफ से अगर बाउंड्री वाल बनी रहती तो भी उसको लांग करके कोई भी व्यक्ति अंदर आ सकता है। तो मामला यही लगता है कि किसी ने कुछ गलत इरादे से, किसी गलत इंटेंशन से या फिर जो भी उनके परिजन रहे उनको परेशान करने की दृष्टि से एक कृत्य किया हो। और नगर पंचायत में वहाँ पे चौकीदार रखने का तो कोई प्रावधान भी नहीं है, क्योंकि 24 घंटे हम वहाँ पे कोई कर्मचारी रख नहीं सकते हैं। तो कुल मिला के ये मामला पुलिस प्रशासन का है और उनकी तरफ से इसमें जांच होनी चाहिए। एक एप्लीकेशन सूचना के रूप में दिया कि दाह संस्कार के बाद शमशान घाट से मृतक के राख और हड्डी नहीं है करके आवेदन लेकर मौके पे जाकर उन शिकायत की जांच की जा रही है। जो भी घटना सामने आएगा उसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। अब देखना ये है कि आखिर जिस रहस्यमय तरीके से अस्थियां गायब हुई, इसके पीछे कारण क्या है। फिलहाल परिजनों को लग रहा है ये किसी असामाजिक तत्वों का काम है जो उन्हें परेशान करने के लिए किया गया है, लेकिन परिजनों के द्वारा किसी पर शक भी नहीं किया जा रहा, जिससे मामले में कोई ब्रेक मिले। कुल मिलाकर ये रहस्य अभी भी रहस्य ही है। आपको बता दें, वही जगह है जहां मृतक को का दाह संस्कार किया गया था। परिजनों ने आरोप ये है कि कहीं न कहीं किसी असामाजिक तत्व के द्वारा इसको छेड़खानी किया गया है। आपको बता दें कि कसडोल नगर पंचायत इतिहास का पहला एक ऐसा मामला है जिसमें इस तरह का घटना सामने आया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट की वजह से अप्रैल से जून के वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की सफल घरेलू उत्पाद में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के वित्त वर्ष 2020-21 के अप्रैल से जून तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए गए, जो बेहद चिंताजनक हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मंदी में भारत की अर्थव्यवस्था, कोरोना संकट का अर्थव्यवस्था पर गहरा असर, अन्नदाताओं पर डूबती अर्थव्यवस्था का दारोमदार, जीडीपी में 40 साल की 23.9% रिकॉर्ड गिरावट, कोरोना महामारी के बीच देश और दुनिया की इकोनॉमी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। पहली तिमाही यानी अप्रैल जून की जो रिपोर्ट आई है वो बेहद चिंताजनक है। जीडीपी में 40 सालों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले वित्त वर्ष 2019-2020 की चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च के दौरान ग्रोथ रेट 3.1% थी। जीडीपी में शामिल किए गए कुल 8 सेक्टर्स में से केवल एग्रीकल्चर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा है जिसमें बढ़त देखी गई है। बाकी के 7 सेक्टर्स में भारी गिरावट रही है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़े के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल जून के दौरान अर्थव्यवस्था में 23.9% की अब तक की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट आई है। इस दौरान कृषि को छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर का प्रदर्शन खराब रहा है। सबसे अधिक प्रभाव निर्माण उद्योग पर पड़ा है, जो 50% से भी अधिक गिरा है। जीडीपी में कुल 8 सेक्टर्स में से एकमात्र कृषि सेक्टर की ग्रोथ रेट 3.4% रही। माइनिंग सेक्टर में 23.3% की गिरावट दिखी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 39.3% की गिरावट दिखी है, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट में 50.2% की गिरावट आई है। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर की वृद्धि दर में 47% की गिरावट दिखी है। गैस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी जैसे यूटिलिटी सेक्टर में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। इन आंकड़ों का मतलब ये है कि कृषि को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स ने खराब प्रदर्शन इस दौरान किया है। गिरावट की वजह साफ है कि इस तिमाही में 2 महीने यानी अप्रैल और मई में लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप रही है और जून में भी इसमें थोड़ी ही रफ्तार मिल पाई। इस वजह से रेटिंग एजेंसियों और इकोनॉमिस्ट ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि जून तिमाही के जीडीपी में 16 से 25% की गिरावट आ सकती है। औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों, केंद्र और राज्य सरकारों के व्यय आंकड़ों, कृषि पैदावार और ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, बीमा आदि कारोबार के प्रदर्शन के आंकड़ों को देखते हुए यह आशंका जाहिर की जा रही है। जानकारों की माने तो मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार आदि सेक्टर्स देश की जीडीपी में करीब 45% का योगदान रखते हैं और पहली तिमाही में इन सभी सेक्टर्स के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा है।
एक साल के भीतर देश में बनाए जा रहे सभी सामानों और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को दिखाती है। इससे पता चलता है कि देश का विकास किस तरह से हो रहा है। एनएसओ जीडीपी के आंकड़े हर तिमाही यानी साल में 4 बार जारी करता है। इसकी गणना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स के जरिए होती है। जीडीपी के आंकड़ों का आम लोगों पर भी असर पड़ता है। अगर जीडीपी के आंकड़े लगातार सुस्त होते हैं तो ये देश के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। जीडीपी कम होने की वजह से लोगों की औसत आय कम हो जाती है और लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इसके अलावा नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार भी सुस्त पड़ जाती है। आर्थिक सुस्ती की वजह से छटनी की आशंका बढ़ जाती है। वहीं लोगों का बचत और निवेश भी कम हो जाता है। जीडीपी रेट में गिरावट का सबसे ज्यादा असर गरीब लोगों पर पड़ता है। भारत में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है, इसलिए आर्थिक वृद्धि दर घटने का ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ता है। इसकी वजह यह है कि लोगों की औसत आय घट जाती है, नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार घट जाती है। लॉकडाउन के बाद जीडीपी को पहली बार जारी किया गया है। अप्रैल से जून के बीच पूरी तरह से देश में लॉकडाउन था। इससे आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थी। इसीलिए जून तिमाही के जीडीपी के आंकड़े से आगे की ग्रोथ रेट का पता चल सकेगा। हालांकि अब देश में अनलॉक है और आर्थिक गतिविधियां शर्तों के साथ शुरू हो गई हैं। ऐसे में आने वाली तिमाही में जीडीपी में सुधार की उम्मीद है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐतिर रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032।
हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो हैं कोरोना योद्धा, जो हैं जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 1 सितंबर में। जी हां, इतिहास के आईने में आज का दिन देश और दुनिया के लिए बहुत खास है। आपको बता दें कि 1 सितंबर को भारत और विश्व में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनके इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है। जी हाँ, अक्सर आप सभी ने इतिहास के विषय में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा जो 1 सितंबर के इतिहास से जुड़ी हैं। आइए जानते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 1 सितंबर को क्या कुछ और क्या खास घटनाएं हुई थी। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वहीं इस कड़ी में इतिहास के आईने में 1 सितंबर का दिन देश और दुनिया के लिए बहुत खास है, क्योंकि इसी दिन देश और दुनिया में बहुत सी बड़ी घटनाएं घटी थी। इस दिन कुछ खास लोगों का जन्म हुआ, वहीं कुछ लोग इस दुनिया से विदा हो गए, तो किसी ने उपलब्धियां हासिल की। जी हाँ,